त्रिवेज मीडिया के त्रिवेज मीडिया टीव्ही में परिवर्तनाचे शिलेदार इस मराठी सदर में आज के हमारे मुख्य अतिथि है आयुष्मान सुबचन राम साहब जी। साहब का विशेष अभ्यास रहा है संविधान के प्रति। संविधान का मतलब सही मायने में क्या है, इसकी मीनिंग उन्होंने निकाली है और संविधान के प्रति शासन प्रशासन इनकी जवाबदेही क्या है, इस संदर्भ में आज हम उनसे बात करेंगे। सुबचन राम साहब, त्रिवेज मीडिया टीवी के परिवर्तनाची शिलेदार इस सदर में आपका स्वागत है। जय भीम। जय भीम। भारतीय संविधान जी जो प्रजासत्ताक लोकशाही उसमें निहित है जी, लेकिन आप कहते हैं कि केवल व्यवस्था में लोकशाही आप व्यवस्था को आगे लिए जा रहे हैं, तंत्र को, लेकिन लोग या प्रजा उसमें कहीं नजर नहीं आते। इसका क्या मायना आप रखते हैं? वस्तुतः भारतीय संविधान में एक बहुत ही मौलिक, बहुत उच्च स्तरीय, बहुत ऊंचे स्तर का एक विचार दर्शन, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी दी गई है जो दुनिया के बहुत सारे संविधान में नहीं है। मैं कम से कम दुनिया के 65 संविधानों की भूमिका को, प्रियम्बल को, प्रस्तावना को पढ़ा हूँ इंटरनेट से डाउनलोड करके। भारत के संविधान में एक बहुत मौलिक बात कही गई है जिसकी जानकारी भारत के कम से कम, मेरा अनुमान है कि 98% से ज़्यादा लोगों को नहीं है। बड़े से बड़े विचारकों से भी मैंने चर्चा की, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के, बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस से भी कई बार चर्चा हुई है, कई बार हाई एडवोकेट्स, बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स से मेरी चर्चा हुई है। और जब मैंने ये पॉइंट रखा कि भारत के संविधान में एक मौलिक बात जो है प्रियम्बल में कहा गया जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है, तो लोग आश्चर्य से एकदम अचंभित हो गए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। वो विषय है कि भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा, सालोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, और बाकी उसमें जो प्रोविज़न है सोवरीन, मौलिक है, सेकुलर ये बाद में जोड़ा गया। उसी के साथ जो मेन जो मुद्दा है जिस पर हम पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वो ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड एक फिलॉसफी को व्यंजित करता है, एक विचारधारा को उसमें निहित करता है। भारत में भारत का गवर्निंग सिस्टम, राज्य व्यवस्थापन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। लेकिन भारत के संविधान लागू होने के बाद से ही हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने सत्ता की जिम्मेदारी संभाली है, सब लोगों ने ये मान लिया है कि सिर्फ यहाँ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नेंस का मतलब ये हो गया कि लोगों ने ये मान लिया कि चुनाव होंगे, चुनाव में जो प्रतिनिधि जीते जाएंगे, वही प्रतिनिधि में से जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो सरकार बनाएंगे, बाकी विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और सरकार चलती रहेगी। इसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। भारत के संविधान में इस तरह का एक सिस्टम तो है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन है। ये वैल्यू एडिशन की जानकारी लोगों का कम है। वो ये है कि भारत के गवर्नेंस में, व्यवस्था में, राज व्यवस्था में गणतांत्रिक रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस भी होना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोगों ने क्या किया कि डेमोक्रेसी पकड़ी। वो डेमोक्रेसी भी पूर्ण डेमोक्रेसी नहीं बल्कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पकड़ी, और धीरे धीरे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी लोगों ने ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया। वोट दो, बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ ऑटोक्रेसी को विकसित कर दिया गया, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक जो वैल्यूज़ हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, वो भी जो है जितना प्रचलित होना चाहिए था, जितना व्यवहार में आना चाहिए था, वो नहीं आया। और दूसरे सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस जो होना चाहिए वो नहीं आया। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नेंस में और रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस में क्या अंतर है। आम आदमी जानना भी चाहेगा। सहज ढंग से बता दें, बड़ी ऊंची बातें ना करके, बहुत सहज ढंग से मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ।
ताकि पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, विश्व को पता चले कि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नेंस में 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक वोट का वैल्यू हो गया। एक आदमी अपना वोट देता है, उसके बाद अपने काम में लग जाता है और बिजी हो जाता है। उसके वोट पाने वाले लोग जो मेजॉरिटी में हैं, वो मेजॉरिटी की बातों को इम्पोज कर सकते हैं, अपने मेजॉरिटी का जो सिस्टम है वो चलाएंगे। उसमें उनका जो है जो कमिटमेंट है वो मेजॉरिटी के प्रति ज़्यादा है। माइनॉरिटी के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती, उनकी मर्जी, उनका प्रिविलेज, उनका विशेषाधिकार। लेकिन 1 पर्सन 1 वोट के अलावा 1 पर्सन 1 वैल्यू तभी होगा जब हम देश में डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नेंस लाएंगे, रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस लाएंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और रिपब्लिकन गवर्नेंस दोनों को मिलाकर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर ने एक बड़ी मौलिक बात कर दी, बहुत विचित्र, बहुत बड़ी बात, कि जब आप डेमोक्रेसी ले रहे हैं तो 1 पर्सन 1 वोट, और जब रिपब्लिकन रहेगा, गणतांत्रिक सिस्टम रहेगी, तो 1 पर्सन 1 वैल्यू, तो एक व्यक्ति का 1 मूल्य। और 1 मूल्य का मतलब होता है कि वो भारत का एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, भारत का एक निर्णायक अंग है। देश का एक निर्माता जो है वो एक व्यक्ति है। हर व्यक्ति देश का निर्माता है। इसका मतलब कि भारत के, देश के हर चीज़ में एक आदमी का उतना ही जो है सहभागिता होनी चाहिए, उतना ही ओनरशिप होना चाहिए, उतनी उस पर मास्टरी होनी चाहिए, उतना ही उसका हक होना चाहिए जितना कि आगे ऊपर बढ़े हुए जो टॉप पर अपने को स्थापित लोग हैं, चाहे आर्थिक रूप से, संवैधानिक रूप से, पद के माध्यम से, जैसे भी जो स्थापित लोग सोचते हैं कि हम बहुत ऊपर हैं, वो, और नीचे वाले जो आदमी हम जिसको कहते हैं कि भाई आम आदमी, वो दोनों जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ गवर्नेंस में सिर्फ एक ही धरातल पर है। अंतर क्या है कि वोटिंग सिस्टम में दोनों बराबर सिर्फ वोट के लिए हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन देश के संसाधनों पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के हर चीज़ पर मालकियत का हक जो है एक व्यक्ति को रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस में ही मिल सकता है। तो दोनों में अंतर यह है कि इस फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति ने एक वोट दिया, बात खत्म हो गई। अब जिसको प्रतिनिधि बनाया है वो सरकारें चलाएं। अब उनकी जवाबदारी है कि नहीं जवाबदारी है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो उनका अपना प्रिविलेज डिसाइड करता है, उनका अपना जो विवेक डिसाइड करता है, उनका अपना डिस्कशनरी पावर जो है, स्व विवेकाधिकार कि हम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, 5 साल हम टाइम पास कर लेंगे। रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस में ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जो है एक बहुत मौलिक बात कही थी 1931 में, और वो ये कहा था कि हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी चाहिए और रिस्पांसिबल गवर्नमेंट भी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि समाज के तमाम वर्ग के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो भारत को चलाने में, कानून बनाने में और कानून के राज्य को लागू करने में। तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। उससे भी 10 कदम आगे एक तरह से बढ़ के इस बात पर बाबा साहब का बहुत बड़ा एक योगदान है और बहुत बड़ा विचारणा है, उस पर उनका बहुत बड़ा एक लेख है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साथ साथ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट मीन्स जिम्मेदार, जवाबदार गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि वो गारंटी दे हर आदमी के, देश के हर नागरिक को कि आप जो है इस देश के मौलिक इकाई हैं, निर्माता इकाई हैं, और हमारी जवाबदारी होती है कि हम आपके सुख सुविधाओं का, रोटी कपड़ा मकान का, भविष्य का, सामाजिक सुरक्षा का, आर्थिक समानता का, सारी की सारी परिस्थितियाँ इंश्योर करें, सुरक्षित करें। ये दोनों में अंतर है। संविधान में बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, इसका अमल करने वाले उनकी नीति पे काफी बहुत कुछ निर्भर रहेगा। लेकिन बाबा साहब संविधान में ये विचार करते हैं कि समाज का सबसे निचला तबका जो है, उस तबके का अंतिम व्यक्ति, उसके उस व्यक्ति तक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय जब तक नहीं किया जाता, तब तक यह संविधान
सही नहीं माना जाएगा किसी भी व्यवस्था में, तो इसका मतलब आज व्यवस्था में संविधान चलाने वाले गलत है या संविधान के बारे में जो जागृति निर्माण हो रही है वो कहीं गलत ढंग से उसे पेश कर रही? क्या हम इसके बारे में कह सकते हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है आपका। भारत में यह देश इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, बौद्धिक बेईमानी का शिकार है। और बाबा साहेब भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत कर रहे थे, तो भारत के संविधान को प्रस्तुत करते समय वो अपनी बात कह रहे थे। और उस समय ये बात कहा था कि भाई संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि इसको चलाने वाले लोग ईमानदार वफादार नहीं होंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे, तो संविधान चाहे जितना भी बढ़िया लिख के रखे रहो उसका कोई मायने नहीं है। तो संविधान के मूल भावना को लागू करने की जवाबदारी, जिम्मेदारी इस देश को चलाने वाले लोगों के ऊपर है। अब देश को चलाने वाले जो है दो तरह के लोग हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष तो वो है जो शासन प्रशासन में, कानून में है, विधायिका में है, न्यायपालिका में है, जो भी हैं जो प्रत्यक्ष चला रहे हैं। और एक वो होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से शासन को चलाते हैं। तो प्रत्यक्ष लोगों की जवाबदारी तो बहुत है, अप्रत्यक्ष लोगों की बेईमानी भी दिखाई दे रही है। तो देश के संविधान की मूल भावना को चलाने की जवाबदारी देश के जो चलाने वाले लोग हैं, जिनके कंधों पर डाली गई है, वो भारत के संविधान की मूल भावना को अच्छी तरह से समझते हैं कि नहीं समझते, ये भी एक प्रश्न है। कई बार मैंने अपनी स्पीच में पिछले 32 सालों में लगातार बोलता रहा हूँ और विद्वानों के बीच में बोलता रहा हूँ, भारत के बड़े प्रबुद्ध लोगों के बीच में बोलता रहा हूँ कि चर्चा करने के बाद मुझे कभी कभी लगता है कि भारत के लोग, खासकर विद्वान, बड़े बड़े लोग, बड़े से बड़े एडवोकेट्स, बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बहुत से मिनिस्टर्स, बहुत सारे जो है माननीय सदस्यगण, बड़े से बड़े सम्माननीय गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्ध लोग भारत के संविधान का XYZ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ABCD नहीं जानते हैं। लोग बड़ा इसको व्यंग्य में लेते हैं कि आप ऐसे कहते हैं। तो हमने कहा कि हाँ, जब मैंने चर्चा की है, बहुत सारे MLA से कई बार चर्चा की, माननीय सदस्यगणों से किया है हमने, कई MP से कई बार मंचों पर हमने की है, समाज के उसमें किया है हमने, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से मैंने बात करी है, बहुत सारे मिनिस्टर से हमने चर्चा की है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। जब भी कभी मिल जाते किसी सोशल फंक्शन में, बाबा साहब की जन्म जयंती पर या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के किसी फंक्शन में, मैं पूछा करता हूँ कि भारत के संविधान में जो मूल भावनाएँ हैं क्या क्या हैं। तो वो जो बताते हैं, मुझे लगता है कि वो बताते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और बड़ी पॉपुलर हैं, लेकिन उन चीज़ों को उसको जानकारी नहीं या उस पर ध्यान ही नहीं गया है जो भारत के संविधान के भावनाओं का मूल स्ट्रक्चर है, उसका मौलिक रचना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कि आर्टिकल 38 कहता है कि भारत के राज्य जो शासन चलाने वाले, राज्य का मतलब दोनों हो जाता है, जो शासन चलाए, स्टेट, प्रोविंस नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जब है एक स्टेट है, और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल स्टेट होते हैं वो एक स्टेट होते हैं। कहते हैं स्टेट की जवाबदारी है कि वो ऐसा सोशल ऑर्डर बनाए, कि सामाजिक व्यवस्था बनाए, जिसके वजह से जो कॉमन गुडनेस है, बहु अच्छाइयाँ जिसे कहते हैं, लोक वेलफेयर जो है जिसे कहते हैं, वो बढ़े। भारत के संविधान में इतनी बड़ी बात कही गई है कि राज्य सरकारों की या सरकारों की ये जवाबदारी, जिम्मेदारी है, हम एक सोशल ऑर्डर बनाएं, नई सामाजिक व्यवस्था बनाएं। अब मैं पूछता हूँ किसी भी लेजिस्लेचर से, किसी MLA से भी, किसी MP से भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी लोग हैं जो समाज की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, कि क्या कभी भी इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई है? इस देश में कोई सेमिनार हुआ है? यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस पर कोई विचारणा हुई है? कोई बहस हुआ है? कोई डिबेट हुआ है? कोई लेक्चर हुआ है? इस पर किताब लिखी गई कि राज्यों की जवाबदारी है कि एक नया सोशल ऑर्डर बनाओ, नया सोशल ऑर्डर, नई सामाजिक व्यवस्था, नई सामाजिक संरचना बनाओ? बनाया है? नहीं बनाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, N नागराज के केस में, एक डिसीजन देते समय प्रमोशन पर रिजर्वेशन के मद्देनज़र आर्टिकल 16 विदिन ब्रैकेट 4A संवैधानिक संशोधन करके आर्टिकल लगाए गए थे कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन देना हो तो राज्य सरकारें दे सकती हैं। उसी पर चर्चा चल रही थी।
उसमें माननीय न्यायालय ने एक बात कही कि हम नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था जो है परपेचुएट करे, मैंने शाश्वत रहे। रिजर्वेशन को लेकर उसी पर एक बात आई थी। उसी संदर्भ में मैंने एक पटना के अधिवेशन में हमने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन साहब थे, मैंने एक बात ऐसी चर्चा इनफॉर्मल टॉक में मैंने पूछा था कि सर जब जजमेंट लिखा गया था आप उसमें एक पार्टी थे, तो ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि भारत के न्यायपालिका में एक बड़ी बात कही गई है, लेकिन क्या ये ध्यान से नहीं आता है कि देश में जाति व्यवस्था एक मौलिक कारक है? तो पहले जाति व्यवस्था को खत्म कर दे, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। और जाति व्यवस्था खत्म करने का एक ही तरीका है कि भाई कानून ये बना दीजिए कि अपने वर्ण में कोई शादी नहीं करेगा। कि जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि भाई जाति व्यवस्था को ज़्यादा दिन तक हम लोग परपिचुएट नहीं कर सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, कानून ये बन जाना चाहिए कि जाति व्यवस्था खत्म करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है तो कानून बनना चाहिए कोई अपनी जाति में शादी ही ना करे, उपजाति नहीं, अपनी जाति माने वर्ण व्यवस्था से ही बाहर करे और उसी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यदि ब्राह्मण के परिवार में शादी करे वो सरकारी नौकरी नहीं देंगे। ब्राह्मण यदि शूद्र के यहाँ या शूद्र जो है वैश्य के यहाँ वैश्य जो यहाँ अंत्य जो एक दूसरे को शादी करेंगे, है ना, वहाँ रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामने से शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग सामने ही से आरक्षण खत्म कर देंगे कि भैया खत्म, आरक्षण खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों कि जो उनके पुरखों ने कमाया हुआ उसका भी भागीदारी बन गई। तो जब उसको रोटी कपड़ा मकान मिलने लगेगा तो आरक्षण क्यों लेगा, उसको क्या पड़ी हुई है। तो हमने कहा कि जब ये तर्क जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट कर लीजिए, या कंटेक्स्ट में जब सुप्रीम कोर्ट दे रहा था तो आप तो पार्टी थे के.जी. बालाकृष्णन साहब को, तो आपने ये बात क्यों नहीं डाल दी कि यस जाति व्यवस्था बिल्कुल हम नहीं स्वीकार करते हैं, पूरा भारत का संविधान भी स्वीकार नहीं करता है, कोई भी चाहता नहीं कि जाति व्यवस्था रहे, है ना। और जाति व्यवस्था के विषय में, जातिवाद के विषय में लोग बोलते भी हैं। तो मैं जो बोलते हैं उन्हीं से बोलता हूँ कि जातिवाद जो है भारत के समाज को बांटने का सबसे बड़ा हथियार है। तो जातिवाद खत्म करो, जाति व्यवस्था खत्म करो और वर्ण व्यवस्था में आपस में एक दूसरे की शादी करने लो। एक लड़की उधर सुधर जाएगी, उधर इधर आएगी तो किसी को शिकायत, तो समानता अपने आप आ जाएगी। लेकिन समानता पर उपदेश देना, समानता पर भाषण देना, समानता की बात करना और व्यवहार में असमानता को जीना, ये भारत के संविधान की मूल भावना के प्रति वफादारी, भारत के संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। एक तो ये हो गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरा बता दूं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 39C कहता है कि भारत की सरकारें ऐसी सुनियोजना करेंगी जिसकी वजह से अर्थ तंत्र, संसाधन, रिसोर्सेस किसी हाथों में कंसंट्रेट ना हो जाए, संकेंद्रित ना हो जाए, जो कि कामन भलाई के, सामान्य भलाई के, लोगों के भलाई के विपरीत जाए। मतलब भारतीय व्यवस्था ये बनाई गई है कि राष्ट्रीय संसाधनों का कहीं संकेंद्रण न हो किन्हीं प्राइवेट हाथों में, और इस तरह की व्यवस्था हम लोग विकसित करेंगे जिसकी वजह से जो संसाधन जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है, जो अवसर है विकास के, चाहे वाणिज्यिक अवसर है, औद्योगिक अवसर है, पैसे रुपये का हो, पूंजी जो भी हो, वो इस तरह का हो कि वो सामान वितरित होता जाए। भारत के संविधान में व्यवस्था दी गई है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया है कि किन लोगों ने कभी इस पर सोचा है, चर्चा की है, विचार किया है लेजिस्लेशन में, कहीं भी पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, कहीं भी, कि नहीं साहब हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसकी वजह से जो धन का या अवसरों का या रिसोर्सेस का, भारत के संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, एक जगह कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि समान वितरण होना चाहिए। कहाँ हो रहा है? हम जो है भारत के जितने भी इनकम के बड़े बड़े सोर्स हैं हम प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हैं। देश की व्यवस्था जो है प्राइवेटाइज्ड होती जा रही है। तो जब प्राइवेटाइज्ड होती जाएगी तो उसका जो सोशलिज्म, जो सोशलिस्टिक पार्ट खत्म होता जाएगा, क्योंकि इस देश में 130 से 35 करोड़ के आसपास लोग पहुंच गए हैं और साधन जो है 5-10% लोगों के हाथ में सिमटता जा रहा है। तो 80% लोग जो किसी भी जाति के धर्म के हों, एक जाति धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम सभी जाति धर्म की बात कर रहे हैं कि भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, भारत के जो मौलिक लोग हैं, भारत के निर्माता हैं, इस देश के जो लोग हैं, वो सभी मिला के 135 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। संसाधन जो है 10-15
परसेंट हाथों में जो है केंद्रित होता जा रहा है, तो बाकी कम से कम जो है 80 से 90% के लोग तो धीरे धीरे हाशिए पर चलते जाएंगे। इसी का परिणाम हुआ है कि अभी जो है रिपोर्ट के मुताबिक, अपने सरकारों के रिपोर्ट के मुताबिक 49.5 माने 49.5 करोड़ यहाँ के लोग कुपोषण के शिकार हैं। माने उनको संपूर्ण भोजन ठीक से नहीं मिलता है, कुपोषण के शिकार हैं। 60 करोड़ लोग जो है गरीब नहीं हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, माने ज़मीन के अंदर हैं। गरीब होना अपने आप में एक जो अभिशाप है, अपने आप में एक पाप है, चाहे अपने आप में एक बहुत दयनीय बात है। गरीब नहीं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, ज़मीन में दबे हुए लोग हैं। और उसके ऊपर जो है गरीब हैं वो तो और भी 20 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं। तो इस देश के संविधान लागू होने के बाद गरीबी ख़त्म करनी चाहिए थी या गरीबी ख़त्म होनी चाहिए थी, इसकी व्यवस्था कहाँ की जा रही है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने देखा है कई बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जो सरप्लस पैसा है हम FDR में रखे हुए हैं। मैंने पूछा क्यों FDR में रखे हो भाई? ऐसी कौन सी आग लगने वाली अगले साल 10 साल में कि जैसे भारत को जब FDR की ज़रूरत पड़ेगी? इन पैसे का सामान्य हित में, जनहित में वितरण क्यों नहीं होता है? बॉम्बे में ही मुझे जानकारी मिली है कि BMC के कई हज़ार करोड़ रुपये जब जमा हुए हैं। जितने भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज जो हैं या उससे पैसे जमा किए, FDR में क्यों जमा करोगे? मंदिरों में ही जैसे पैसा रखा हुआ, मान लीजिए कई लाख करोड़ रुपया की बात आ रही है, FDR में जमा किया जाता है, बैंक में जमा किया जाता है। क्यों भाई? पैसा पब्लिक से आया है, पब्लिक में वितरित होना चाहिए। चाहे स्कूल फ्री में कर दो, एजुकेशन फ्री में, आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री में, सब कुछ फ्री में कर दो। क्योंकि वो किसी के एक आदमी का तो पैसा है नहीं। भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर देश के ही लोग जो है वहाँ चढ़ाते हैं, तो एक ट्रस्ट के हाथ में नहीं पैसा जाना चाहिए। और ट्रस्ट के हाथ में भी क्या होता है कि ट्रस्टी क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। किस बात का जमा करोगे भाई? और जो उसका खर्च भी होता है वो मंदिर बनाने के लिए होता है। तो जनहित कहाँ गया उसमें? जन सामान्य को जो लाभ पहुँचाने की बात है, भारत के आम आदमी जिसको हम लोग कहते हैं, भारत के आम आदमी को बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? तो ये व्यवस्था जो है कहीं बाहर से लोग आके तो करने वाले नहीं। ये हमारे ही आपके कंधों पर जवाबदारी है। हम ही लोग को है कि देश को सर्व ढंग से विकसित करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम जब नारा देते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास का मतलब होता है कि 132 करोड़ का, ये तो नहीं कि 5 या 10% का। तो 132 करोड़ में 5-10% लोग जो है 10-12 करोड़ जो है ठीक है आगे बढ़ जाएंगे, बाकी लोग तो ये सीरियस मैटर है देश के लिए, ये मजाक नहीं है। इस देश के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। संविधान में कार्यपालिका जी, प्रशासन जी और न्यायपालिका, ये तीनों को स्वायत्त किया गया। लेकिन हम कार्यपालिका में जो राजनीति के द्वारा दबे हुए वर्ग के जो प्रतिनिधि जाते हैं वो नाकामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। न्यायपालिका में कोई प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं रह गया है या दिया नहीं गया, तो केवल मात्र प्रशासन में वो प्रतिनिधित्व का अधिकार कुछ हद तक अमल में आया है। तो इसके वजह से प्रशासन में जो हमारा प्रतिनिधित्व बना है जी, क्या उन लोगों ने अपने ही लोगों के प्रति अपनी सच्ची जवाबदेही निभाई है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, आपके प्रश्न में 2 दिशाएं हैं, 2 आयाम हैं। एक तो ये है कि जो प्रशासन में गरीब तबके के लोग गए हैं, जिसको आम भाषा में SC ST OBC के लोग कहे जाते हैं, तो क्या अपने समाज के प्रति अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं? प्रश्न एक ये हुआ। दूसरा प्रश्न का दिशा ये है कि न्यायपालिका में क्या रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व है या होना चाहिए? दोनों का अलग अलग उत्तर है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC के लोग जो प्रतिनिधि बने हुए, जनप्रतिनिधि हैं और या प्रशासनिक सर्विसेज में आए हुए हैं या जो समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो भी अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं। कोई इतना निभाता, कोई इतना निभाता है, डिपेंड करता है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका कमिटमेंट कैसा है, वो कितना समाज के प्रति जो है वफादार है, कितना कमिटेड है, कितना उसमें शालीनता, वो एक तरह सच्चाई है। वो व्यक्ति यदि समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने कौम के प्रति, अपने वर्ग के प्रति, जो गरीब हैं, कुचले हुए हैं, उनके प्रति वफादार है, उनके लिए है, तो वो अच्छा काम करता है। लोग किए हैं भी बहुत। जो नहीं करते हैं उनका व्यक्तिगत दोष है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है समाज का नाम लेकर
अपना व्यक्तिगत एजेंडा ऊपर रखते हैं, छुपाए रहते हैं। और समाज के कार्यक्रम करके, समाज की मीटिंग करके, धरना प्रदर्शन करके, जुलूस निकाल कर या वोट लेकर वो छत पर जाते हैं, तो उनको सीढ़ी के रूप में यूज़ करते हैं कि एक सीढ़ी है, हमारे साथ 2-4-10 हज़ार लोग आ गए, या हमने मीटिंग किया, हमने जिंदाबाद किया, मुर्दाबाद किया, तो सीढ़ी है। तो अपने ही जाति के, अपने ही वर्ग के, अपने ही समुदाय के, अपने ही वर्ग के लोगों के कंधे पर पैर रख के कुछ लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऊपर चढ़ के देखते हैं कि हम तो बहुत ऊपर चढ़ गए, ये नीचे ही हैं। उनका छुपा हुआ एजेंडा होता है। वो कभी राष्ट्र के प्रति भी और कभी समाज के प्रति भी जो है बहुत जिम्मेदार लोग नहीं माने जा सकते। लेकिन जो लोग मेहनत करके समाज से वादा करके जाते हैं कि हम आपके लिए जो है अच्छा काम करके दिखाएंगे, करने वाले लोग हैं, उन्होंने किया भी है। सरकारों को इस बात के लिए जो है उत्प्रेरित किया है कि आप जो है जनहित में, खासकर जो है जो गरीब तो हैं, जिसको पहले जो अछूत कहा जाता था, दलित शब्द कहा जाता था, पहले जो हरिजन शब्द कहा जाता था, SC ST कहा जाता है, जो सताई हुई जातियाँ, शोषित जातियाँ हैं, जो भारत के हर तरह से जो है अधिकारों से वंचित जातियाँ हैं, वर्ग है, उसके हित में काम करें। तो उन्होंने सरकारों से निवेदन किया है, उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि नहीं, उनके पक्ष में बनाएं। ये बात सही है कि जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है कि बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था कि आप एजुकेटेड हो गए हो तो एजिटेट भी करो। तो एजिटेशन जितना कम हो जाएगा, सामने वाले जो नहीं लागू करने वाले हैं नीतियों को, वो ढीले पड़ जाएंगे। तो ये एजिटेशन जो बाबा साहब का खून खराबा क्रांति का नहीं है, एजिटेशन है कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से सामने रखो। ये प्रभावशाली ढंग से आप किसी के सामने भी रखेंगे, कितना भी बदमाश आदमी होगा, कितना भी खराब आदमी होगा, उसको लगने लगता है कि नहीं भाई बात तो सही है। तो प्रभावशाली ढंग से बात को रखने को ही बाबा साहब एजिटेशन कहते हैं। इसीलिए बाबा साहब जब भी मौका मिला भारत में, चाहे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हो, किसी मीटिंग में हो, किसी फंक्शन में हो, प्रेस में हो, इंटरव्यूज़ में, जहाँ भी है, अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखते थे। इसीलिए जो है बाबा साहब जो है आज विश्व रत्न माने जाते हैं। तो बाबा साहब को मानने का रीज़न ही यही है कि उतनी दुर्धर्ष चेतना का आदमी अभी भारत में तो नहीं पैदा हुआ है कि उतनी विपरीत परिस्थितियों में इतनी दिलेरी से अपनी बात रख लेते थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी कहा करती थी कि BR अम्बेडकर के विषय में मेरे पापा कहा करते थे कि इतना ज़बरदस्त जो है शक्तिशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति हमने अभी नहीं देखा है। तो ये बाबा साहब जो है ये विरोध जो बताते थे, जताते, तो तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात कहते थे। एजिटेशन। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो SC ST OBC के लोग गए हुए हैं, उनमें अब ये कितनी दुर्धर्षिता है, कितना ज़बरदस्त बात कहने की ताकत है, ये डिपेंड करता है। यदि बाबा साहब का लोग नाम लेते हैं बाय द वे और बाबा साहब को ठीक से मानते हैं, तो बाबा साहब ने जो काम बताया वो करो। और काम बताया है कुछ नहीं, वो ये इतनी बताया कि भाई जो गरीब लोग हैं उनके हक की लड़ाई लड़ो। लड़ाई का मतलब है तूर तलवार झगड़ा तूफान नहीं है। लड़ाई का मतलब है अपनी बात जो तर्कपूर्ण ढंग से बताओ और उनके भला के लिए पॉलिसी बनाओ गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट जो ड्यूटी बाउंड है, भारत का संविधान ऐसा कहता है। दूसरी बात आपके प्रश्न का कि न्यायपालिका में प्रतिदिन न होने की वजह से क्या हमारी पूरी बात, पहली चीज़ तो एक बता दूं कि भारतीय न्यायपालिका ने भारत के SC ST के कि जब भी उनकी बात आई है तो बहुत अच्छे निर्णय दिए हैं SC ST OBC के पक्ष में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम डायरेक्ट मान के चलें कि नहीं साहब भारत की न्यायपालिकाओं में ऐसी कोई बात है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब प्रतिनिधित्व होता है तो जो प्रेजुडिशियसनेस हैं, चाहे जाति का हो, समुदाय का हो, धर्म का हो, एरिया का हो, ये जो प्रेजुडिशियसनेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जस्टिस PB सावंत साहब ने एक किताब लिखी थी, उसमें लगभग 22 प्रकार के प्रेजुडिशियसनेस बताए थे कि पूर्वाग्रह जो है जजेस के दिमाग में भी कैसे होता है, और जजेस के दिमाग में भी जो पूर्वाग्रह होते हैं उससे जजमेंट कैसे प्रभावित होता है। जस्टिस PB सावंत साहब ने जब किताब लिखी थी उससे कम 10 साल पहले जब मैंने स्टेटमेंट था, आज से 32 साल पहले मैंने एक बार बोला था कि भारतीय न्यायपालिकाएं निर्णय देती हैं, न्याय नहीं। मेरा एक स्टेटमेंट कोट हुआ करता था कि जो भाई एविडेंस है उसके आधार पर हम निर्णय देंगे। तो निर्णय जो है सही गलत हो सकता है, गलत होगा तो आप अगली कोर्ट में जाओ, ऊपर वाले कोर्ट में जाओ, अपील करो। तो ये निर्णय देते हैं
और पब्लिक सोचती कि हमें न्याय दो, तो जस्टिस सिस्टम में न्याय देने की जो प्रक्रिया है वो हमारे यहाँ शिथिल होती जा रही है, निर्णय देने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती जा रही है। इसलिए जो है भारत में एक और समस्या खड़ी हो गई है कि हमें न्याय चाहिए, निर्णय नहीं। बिहार में एक गांव में पूरे के पूरे दलित बस्ती जलाई गई, सारे मारे गए। लोअर कोर्ट ने जो है वहाँ 48 लोगों को सजा से सुना दी, आजीवन कारावास। हाई कोर्ट से छूट गए 4-5 साल के बाद। पूरे के पूरे जो वहाँ के एक कोई सेना है, उन्होंने सब गांव के मर्डर किया था। अब जो है साक्ष्यों के अभाव में या कम साक्ष्य हैं या ज़्यादा साक्ष्य न होने की वजह से छूट गए। अब इसमें निर्णय तो मिला और जो अपराधी जिनको शासन कहता है वो निरपराधी घोषित किए जाए, ठीक है। लेकिन जो जो दलित बस्ती जलाए, जो गरीब बस्ती जलाए गए, जो मारे गए, उनको तो न्याय नहीं मिला ना। तो इसलिए निर्णय तो दे दिया कि भाई साक्ष्य का अभाव है, लेकिन शासन प्रशासन और देश और सबकी जवाबदारी है, जुडिशरी की भी जवाबदारी, हमारी भी जवाबदारी है कि जिनके साथ अन्याय हो उसके साथ न्याय तो मिले। तो उसको न्याय तो नहीं मिला। इसलिए निर्णय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है न्याय। इसलिए जो है बार बार ये बात उठी थी कि न्यायपालिका में भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ये गलतफहमी लोगों ने फैलाने की कोशिश की ताकि न्यायपालिका में SC ST के लोगों का रिप्रेजेंटेशन न जाए कि साहब उससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होगी या कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट का एक कंसेप्ट चला जाता है। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मेरी खुद की विचारधारा ये है, सोच ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी यदि आप में नहीं है तो कॉम्पिटेंस का कोई मीनिंग नहीं होता है। दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान जो है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़े थे, लेकिन उनके पास एक बड़ी ताकत थी और उसको कहते हैं प्रज्ञा, इंट्यूशन। बड़े से बड़े जजेस भी जो है किताब पढ़ के जो है निर्णय कई बार नहीं देते हैं, कई बार कॉमन सेंस पर निर्णय देते हैं और वो बिल्कुल निर्णय नहीं हो जाता बल्कि वो न्याय हो जाता है कि अरे बाप रे, कॉमन सेंस में इतना पॉइंट पकड़ लिया कि अपराधी एकदम जो कबूल कर लिया कि हाँ साहब हमने अपराध किया है। वो इंट्यूशन से होता है और इंट्यूशन जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिग्री से नहीं होता है। तो कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस का कंसेप्ट ही गलत है। संत रैदास जो है किस कॉलेज में पढ़ने गए थे? संत कबीर तो कहते थे मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, उन पर PhD होती है। कितने हजार लोगों ने PhD की होगी, कितनी किताबें लिखी गई हैं संत कबीर पे। जितने भी महापुरुष हैं भारत के, बहुत सारे लोग हैं। हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, FA नहीं पास कर पाए थे, इंटरमीडिएट नहीं कर पाए थे, BHU में जो है हिंदी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो है फेल जो है, जो एकेडमिकली जो फेल हैं वो दुनिया के सबसे बड़े लोग हुआ करते हैं। तो ये कहना है कि साहब ये कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट लोग आ जाएंगे, ये सब मूर्खता वाली बात है, गलत बात है, ये झूठ बोलने वाली बात है। अच्छे लोग होंगे, पर्सनालिटी से पता चल जाता है। एक प्रक्रिया होती है टेस्ट, वो भी हो जाता है। इसीलिए कहा गया था कि अच्छे बोर्डे का कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट का निर्णय ऐसे किया जाएगा कि आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम डेवलप कर दो, तो इंडियन जुडिशियल सर्विस सिस्टम डेवलप कर दो। इसीलिए जो IJS की बात चली कि IJS रहेगा, मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग जो है सभी वर्ग के लोग आएंगे। रिजर्वेशन भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 10-20 साल तक एक विभाग में रहने के बाद मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है। उसमें कहने की बात ही नहीं कि मैच्योर नहीं है और वो जो है देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा, उसकी न्याय प्रक्रिया या न्याय देने की क्षमता नहीं देगा, ऐसा नहीं है, झूठ है। वो आदमी जो जुडिशल सर्विसेज से आएगा उसमें से क्रिस्टलाइज्ड होकर ही ऊपर जाएंगे, प्रमोशन वही पाएंगे जो कॉम्पिटेंट हैं। इनकॉम्पिटेंट लोगों को तो प्रमोशन ही नहीं मिलेगा। तो वो उस प्रोसेस में जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो रिप्रेजेंटेशन भी होता जाएगा और सबका प्रतिनिधि भी रहेगा और कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। और बैलेंस भी बना रहना चाहिए, क्योंकि बैलेंस जो है बनाना बहुत ज़रूरी है भारत में। क्योंकि भारत में आदमी पैदा होते ही जो है पहले वो जाति विशेष का होता है, और यदि भाई वो जाति विशेष का नहीं है तो संस्कार विधि से उसको जाति विशेष का बना भी दिया जाता है। जाति विशेष में पैदा होने वाला आदमी उतना जातिवादी नहीं होता है जब तक कि उसका संस्कार न किया जाए। तो उसको संस्कार करके और भी जाति विशेष का कर दिया जाता है, तो उस बच्चे में पहले ही जो है जातीयता आ जाती है, बाद में जो है राष्ट्रीयता सामाजिकता आती है। तो जिस देश में जो प्रोडक्शन सिस्टम ही जो है वहीं जहाँ शुरुआती होते वहीं जातिवाद हमने डाल दिया उसके ब्लड में, तो वो चाहे जहाँ भी पहुँच जाए पहले जाति उसकी प्रमुखता होगी,
जातीय सोच प्रमुखता होगी, उसके जातीय बायस प्रमुखता होगी, उसके बाद आएगा। ये तो है। और ये संस्कार जो है, मैं आपको एक और भी क्लैरिफाई कर दूँ कि एसटी, एससी या ओबीसी में नहीं है, उनके यहाँ जात संस्कार नहीं होता। वो लोग वो कहते हैं कि तू छोटी जात का है तो मान लेता है, लेकिन उसके माँ बाप उसमें कोई संस्कार नहीं देते हैं जाति का। ये भी एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए। इसकी वजह कि जात का निचले तबके को कोई फायदा नहीं पहुंचता है, इसका एक अर्थ होगा। बिल्कुल। देश का अर्थ संकल्प 17 लाख करोड़ का है। देश के साधन संसाधनों की आज का मूल्य और सार्वजनिक तौर पे जो साधन संसाधन है वो इस देश के 10-15% लोगों के हाथ में इकट्ठा हो रहे हैं। सार्वजनिक संस्थाएं लगभग समाप्त होने की कगार पे है। लेकिन इन 17 लाख करोड़ में एससी, एसटी, ओबीसी इनका कितना हिस्सा है? ये प्रश्न थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है। 17 लाख करोड़ रुपीस का जो भारत सरकार का जो बजट है, उसमें एससी एसटी का कोई हिस्सा हो या ना हो, वो इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात है कि उसमें हिस्सा जो अभी तक दिया जा गया है, ये इस देश को मिसलीडिंग हिस्सा है। जैसे लोगों ने बोला कि हमने जो एससी एसटी को 52,000 करोड़ रुपया जो है अलॉट कर दिया है, बट 52,000 करोड़ रुपया किस एससी एसटी को मिला, जरा बता दे कोई। बहुत पहले हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बोला था कि केंद्र सरकार से 100 रुपया यदि जो है हम एससी एसटी को भेजते हैं तो सिर्फ 12 रुपया उसको मिलता है। मतलब ये हुआ कि 88%, 88 रुपया मैंने 88%, 88% लोग जो है कौन खाते हैं? अब सोचो। तो ये स्कीम जो है 12% आपको मिल रहा है और 88% जो है एससी एसटी के नाम पर जो है कौन खा जा रहे हैं? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सरकार कह रही, भारत सरकार का एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था 15-20 साल पहले। मतलब ये हुआ कि ये स्कीम भी एससी एसटी के नाम पर अपने लिए लोग बना रहे हैं। अब सोचो कि स्कीम भी एससी एसटी के नाम पर अपने लिए बना रहे हैं कि 12 रुपया तुमको देंगे, 88 रुपये हम खाएंगे। तो अपना जो हिस्सा है वो तो खा ही रहे हैं, वो गरीब का जो है वो जैसे अछूत कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं, दलित कहते हैं, उसके भी पेट का खा रहे हो, उसके भी पेट का नोच रहे हो। ये देश का स्थिति बनाया हुआ है। तो सोचने वाली बात है, बड़ी दयनीय बात है ये है, देश के लिए शर्म की बात है कि जो गरीब के लिए, और गरीब में भी गरीबतम आदमी के लिए, गरीब तो दूसरी जातियों में भी हो सकते हैं, उन गरीबतम में भी अछूत तो नहीं है ना। ये तो अछूत हैं जिनको जो है अभी जो है होटल खोल के बैठ जाए तो उनके दुकान पर खाना नहीं खाने जाएगा। अभी पकौड़ी भजिया की दुकान खोल लें तो चाट पट्टी की दुकान खोल दूंगा, कोई खरीदने नहीं जाए। तो वो तो नीचे है, उनको तो आर्थिक विकास की संभावना ही उनके पास बंद कर दिया गया, दरवाजे बंद कर देंगे, उनकी स्कीम से भी खा जा रहे हो। तो एक बड़ी मौलिक बात बताना चाहता हूँ कि भारत में जो गरीब आदमी में से गरीबतम जिसे एससी एसटी कहा जाता है, उसको बजट में इसलिए बोला जाता है कि भाई हम इनको जो है विशेष सुविधा दे के आगे बढ़ें। तो विशेष सुविधा जो है दिया जाता है दिखाने के लिए या चाहे बोलने के लिए, और उधर हो ये रहा है कि लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही ऐसा ख़राब है कि लोग खा जाते हैं। करप्शन सिस्टम भारत में ऐसा बन गया है कि खा जाते हैं, तो उसको तो लाभ मिलेगा ही नहीं ना। तो अब ये बताइए कि पिछले 50-60 सालों में 88%, सिर्फ हम 60 साल की बात ले लें, 60 साल में 88% करके 60 साल में कितना 1000% खा गए लोग गरीब का। 88 से 60 के जो मल्टीप्लाई कर दो साहब, कितना 100% या कितने 1000% जो है कौन खा गया। तो एससी एसटी का नाम, एससी एसटी को बदनाम करके उनके खिलाफ जो है भारत में एक मानसिकता तैयार कर दी जाती है, चाहे न्यायपालिका में चली जाए, चाहे जुडिशरी में, ये आपका जो लेजिस्लेशन में चला जाए, ब्यूरोक्रेसी में, यह सब एससी एसटी को मिल रहा है, एससी एसटी को मिल रहा है, और वहाँ पता लगा कि उनको मिल ही नहीं रहा है। और उसके नाम पर भी जो है 88% इंटू 60 साल हर साल खाते गए ना, तो कितना परसेंट उसका खा गए, उनका विकास कहाँ से हो जाएगा। तो इस पर कभी मैंने देखा है कि लेजिस्लेशन में कहीं भी चर्चा नहीं होती। यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस पर कोई रिसर्च पेपर अभी तक नहीं आया, कोई पीएचडी नहीं किया इस पर। किसी यूनिवर्सिटी में मैंने सेमिनार भी नहीं सुना। मैं तो कई यूनिवर्सिटीज में मुझे बुलाते रहते थे, हर जगह पूरे कॉलेज में, यहाँ वहाँ पूछता रहता हूँ कोई ऐसा सेमिनार है जिस, नहीं साहब ये सब नहीं।
आर्टिफिशियल इश्यूज़ पर, खासकर फॉरेन में किसी टॉपिक पर रिसर्च हुआ तो उस पर जो है, जैसे समाजशास्त्र है भारत का, या तो वर्ण व्यवस्था पढ़ाया जाता है, जाति शास्त्र पढ़ाया जाता है, या विदेशों से जो है जो अच्छे राइटर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी भारत की जो रियल सामाजिक रचना है, रियल जो सामाजिक जो गांव की जो व्यवस्था है, रियल जो है वहाँ जजमानी प्रथा है, रियल जो है धोबी नाई पासी जो ये वो जितने उनके वर्क कल्चर उनके जो है बेसिक, उस पर कहाँ स्टडी होती है, होता ही नहीं, वो फिर सुपरफिशियल होता है। तो मौलिक बातों से ध्यान जो है इधर हो जाता है। तो भारत के बजट में जो भारत में SC/ST के लोग हैं उनके नाम पर जो भी कुछ भी दिया गया है उसका अंतिम लाभ जो उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रिफॉर्मेशंस, हमारे जो सामाजिक हमारा जो प्रशासनिक सुधार होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया। और प्रशासनिक सुधार इसलिए नहीं हो पाया कि इनबिल्ट जो है अंग्रेजों के टाइम का जो चल रहा था जो सिस्टम, वो इनबिल्ट को और भी हम लोगों ने यहाँ फोर्टिफाई कर दिया, उसको और भी फोर्टिफाई कर दी, तो वो स्मूथनेस नहीं आया उसमें सहजता नहीं आई, इसलिए जो है वो सिस्टम हमारे लिए आम आदमी को लाभदायक हो ही नहीं पाया। ये सबसे बड़ी समस्या है। SC/ST के जो 88% चुराए जा रहे हैं, क्या SC/ST कमीशन उस पर दरोगा बन के खड़ा नहीं हो रहा? एक्चुअली वो भी एक बड़ी समस्या है SC/ST कमीशन का, क्योंकि मैंने एक बहुत पहले लेटर ही लिखा था कि SC/ST कमीशन के पास जो पावर हैं वो पावर खुद ही कमीशन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। आर्टिकल 338 में 5C में 5C में B में D में उनको इतना पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी समाज आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे जो SC/ST से रिलेटेड है, उसमें SC/ST कमीशन का पार्टिसिपेशन इज मस्ट, वो ज़रूरी है, उनके बिना जो अप्रूवल का वो नहीं होना चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन आज तक पिछले जब से जो है SC/ST कमीशन इस्टेब्लिश्ड हुआ भारत में, तब से लेकर आज तक किसी भी कमीशन के चेयरमैन या किसी भी कमीशन के लोग ने इस सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी में अपना कोई पार्टिसिपेशन दिखाया नहीं, उन्होंने दिखाया नहीं, वो सक्रिय नहीं हुए और लोगों ने जो है उनको बुलाया नहीं। तो जब आपके पास हथियार, आप हथियार चलाओगे नहीं तो दूसरा उसको सुनने वाला नहीं है, तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है कि जिसकी संवैधानिक जवाबदारी है वो आपको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी दोषी हैं। और आप इसलिए दोषी हैं कि आपने जो है अपने पावर को समझा भी नहीं और उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। तो हम जो है सिर्फ जो है नॉन SC/ST को ही दोषी तो नहीं कर सकते, जो SC/ST के लोग हैं वो भी तो दोषी हैं इस बात के लिए कि भाई आपने क्यों नहीं अपना काम किया, जब आप इस पद पर बैठे हैं तो इसका उपयोग करो। अब एक व्यवहारिक समस्या आ जाती है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करें, या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता या उसके कोई इलेक्टेड मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया जाता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है पार्टी, दूसरी प्रायोरिटी होती है उसका खुद का बिजी रहना, ही इज सेल्फ इज बिजी विदाउट वर्क, बिजी विद वर्क, तो वो हो गई। थर्ड जो टाइम मिलेगा तो ये भी देख लेंगे। चौथा है कि जो है बहुत सारे पॉलिटिकल फंक्शन, पब्लिक फंक्शंस करने, उसके बाद टाइम कहाँ बचता है। तो ये भी एक समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो है सारा इंगेज्ड हैं और जब थोड़ा सा टाइम बचता है, ठीक है, वो पारिवारिक जीवन हो जाता है। तो मौलिक काम करने के लिए, मौलिक चीज़ों का अध्ययन करने के लिए, उस पर दिमाग लगाने के लिए फुर्सत ही नहीं लोगों का। आज से ये समस्या है हमारे समस्या, तो मोटी मोटी बात में बोल रहा हूँ जी। व्यवस्था में इन्हें जो दबे हुए वर्ग के लोग हैं, कोई जवाबदेही या नीति निर्धारण नहीं है, और जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेवारी है जी, शायद SC/ST OBC की, वो लोग इस पे गंभीरता से सोच नहीं रहे हैं। तो पूरी तरह से जो माहौल बना हुआ है तो काफी निराशा छाई हुई। तो इससे हम कैसे उभरे, क्या मार्ग हो सकता? देखिए, दूसरे को चार्ज करना, क्रिटिसाइज करना मैं भी कर रहा था, वो आसान है। उसी के साथ मैंने अपनी बात में बता दूं और समाज से भी अपेक्षा करता हूं कि दोष को बताना, बीमारी को बताना जरूरी है, लेकिन साथ साथ दवा भी बताना जरूरी है। हमारी समस्या ये है पूरे देश में हमारे लोगों की, हम सभी की, कि हम समस्या को तो बताते हैं, समाधान नहीं बताते हैं।
जो भी प्रबुद्ध लोग हैं समस्याओं को भी बताएं अच्छी तरह से और उसका समाधान भी बताएं। आप 10 समाधान बताएंगे, हो सकता है उसमें 2 ज़्यादा कारगर हो, 8 नहीं हो पाएगा, तो 2 तो होगा ना। इसीलिए मैंने SC/ST कमीशन को खुद ही लेटर लिखा कि आप जो है आज से 2 साल पहले लिखा, उसके पहले भी जो है मीटिंग में कई बार मैंने जो है ओपन वर्ड में मैंने भारत का संविधान निकाल के उनको आंखों के सामने ऐसे दिखा दिया कि भाई ये पावर है आपको, इतना पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं है जो इतना बड़ा जो है प्रभावशाली ढंग से जो इलेक्शन करवा रहा है, वो भी उतना पावर भारत के संविधान में नहीं है उनको। उनके पास इतना पावर है, आपके पास इतना पावर है, फिर भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो। ये तो मैंने जो है की है और इसका चमत्कार भी हुआ है। बिहार के SC कमीशन के चेयरमैन ने इस बात को एहसास किया, उन्होंने कहा कि यस सर, पहली बार मुझे आंखें मिली हैं। मैंने कहा भी था कि बाबा साहब ने हम लोगों को आंखें दी हैं और वो आंखें बांटने का काम हम करते हैं। आलोचना करना, शिकायत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, दर्द पर उंगली रखना, बीमारी को बताना और बीमारी का कारण भी बताना, और बीमारी का कारण होगा तो निदान भी बताओ। निदान भी बताया है। निदान ये बताया है कि SC/ST कमीशन राज्य सरकारों को सर्कुलर इशू करे, संवैधानिक सर्कुलर इशू करे कि सोशियो इकोनॉमिक जो भी मैटर, जो भी पॉलिसी, जो भी प्लानिंग होगी जो SC/ST के गरीबों से रिलेटेड है, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन मस्ट, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे बुलाएं। इसके बिना कानून बनाना नहीं, पॉलिसी बनाना नहीं, बजट एलोकेट करना नहीं, उस पूरे प्रोसेस में हमारा पार्टिसिपेशन है। तो ये तो मैंने लिख के दिया है, तो समाधान भी बता रहे हैं। वही हाल जब भारत के संविधान के उन पॉइंट्स पर है, वो मैं पिछले हमारे 8 साल से 10 साल के स्पीचेस जो है जो देखना चाहें देख ले पब्लिक, हम तो खुलेआम बोलते हैं और ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। सही बात को सही ढंग से तथ्यों के आधार पर बोलना हमारा फंडामेंटल राइट्स, मैं बोला करता हूँ। जब भी हमको मौका मिलता है, हमारा सैटरडे संडे छुट्टी का जो है भारत देश के लिए, देश की सेवा है, क्योंकि हमारी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही जानकारी देना। मैंने पहली बार इशू खड़ा किया इस देश में कि यहाँ जो है डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट है पूरे। मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे दूँ कि भारत में जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है प्रोफेसर दत्त सुंदरम, ये DD बसु की किताब, दुर्गादास बसु की किताब को ही रिफ़र करते हैं लोग। ये भारत के संविधान पर मोस्ट ऑथेंटिक बुक मानी जाती है और इसी को बड़े बड़े हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एडवोकेट्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स इसको रिफ़र करते हैं। इसमें भी भारत के प्रियम्बुल का जो है, भारत के संविधान के जो है जो मूल है, उस प्रियम्बुल को जो है उसके एक एक फ्रेज को, एक एक शब्द को जो है भारत का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो एक एक वर्ड का इन्होंने व्याख्या किया है। लेकिन जो है मज़े की बात यह है, आश्चर्यजनक बात है कि डेमोक्रेसी शब्द की जो व्याख्या की उसके बाद रिपब्लिकन ये छोड़ दिए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ी कमेंट्री जो है 1956 में किताब निकली थी। इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस YV चंद्रचूड़ जो इसके जो है प्रीफेस लिखे हुए हैं किताब की, उसमें रिपब्लिक वर्ड, रिपब्लिक कॉन्सेप्ट, रिपब्लिक फिलॉसफी, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नेंस जीरो, ख़त्म। ये ध्यान जो है मैंने बड़े से बड़े, यहाँ हमारे पास कई बार बहुत अच्छे एडवोकेट्स, बड़े बड़े सुपीरियर सीनियर एडवोकेट्स आते हैं, मैंने उनको दिखाया आंखों से, मैंने किताब मंगवाई, ये देखो। तो जो सबसे बड़ी फिलॉसफी बाबा साहब ने जब भारत के संविधान में दिया है, जो दुनिया के 72 देशों में जितनी मुझे जानकारी है, मैंने जो स्टडी किया है ही नहीं है। इसलिए भारत के संविधान की मौलिकता पर प्रश्न उठाने वाले लोगों को मैं कहा करता हूँ कि तुम ABCD भी नहीं जानते, जो बाबा साहब ने चमत्कार कर रखा है। इसलिए भारत के संविधान को निर्माता हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने कहीं से उठाया काट दिया, ऐसा करते हैं जो बोला करते हैं लोग। पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं तो बाबा साहब पर क्या बात करोगे। ये जी, अब आपने संविधान, समाज, इन सारी चीजों के बारे में काफी साहसपूर्ण ढंग से अपने विचार रखे। ये साहस जो है एक व्यक्ति सुबचन राम साहब में कैसे ये ढाढ़स बन जाता है, क्या वजह है इसकी? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो है कि बचपना से ही जो है हम इस फील्ड के हैं। मैं 7-8 में पढ़ रहा था, तब से ही हमने सोशल वर्क शुरू कर दिया। मदरसा अरबिया खादिमुल इस्लाम था, मैं उस ज़माने में 7th में पढ़ रहा था, उसका सचिव था।
मस्जिद मंदिर, वहाँ झगड़ा चल रहा था ये धोबी मोहल्ला का जो है धोबी घाट का और मस्जिद का। उस झगड़े को हमने जो है 8 में या 9th में पढ़ रहा था ख़त्म की। मुझे कौमी एकता का पुरस्कार जो है जब मैं 9 में पढ़ रहा था तो वहाँ के समाज के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर मुझे दिया। उस समय जो है जब भी कोई शादी होती थी तो वहाँ जो है तर्क वितर्क करने के लिए मुझे जो है पैसे दे के लाते थे। मेरे पिताजी से बोलते थे कि इस बेटे को ले चलो, हम जो उधर प्रश्न होगा तो जवाब देने के लिए लाएंगे। जब मैं 9th 10th 11th 12th में पढ़ता था। 1975 में अम्बेडकर विचार मंच जो है यूपी में बलिया में हमारे होम टाउन में बनाया गया था। जब लोग अच्छे से अच्छे लोग बाबा साहब की विचारधारा को नहीं जानते थे, जब हम लोग जो है 8th 9th में पढ़ रहे थे। अम्बेडकर विचार मंच का जो सेक्रेटरी मैं तब से हूँ। बाबा साहब पर जो मैंने रिसर्च तब से शुरू कर दिया, जब बहुत सारे लोगों को बाबा साहब के विषय में जानकारी भी 10 साल पहले तक ठीक से नहीं थी। तो बाबा साहब की बहुत सारी मौलिक बातों को हमने बहुत पहले ही सीख लिया था। और हम लोगों का आदर्श बाबा साहब इसलिए हैं कि बाबा साहब सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी वर्ग जाति वर्ग से हैं, ऐसा नहीं। बाबा साहब में जो प्रज्ञा शक्ति थी और सही बात को सही परिप्रेक्ष्य में सही मौके पर सही ढंग से रखने की जो ताकत और कुव्वत थी, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आया होगा। इसलिए मैं अपने पूरे करियर में, सर्विस करियर तो छोड़ दीजिए, सर्विस में आने से पहले ही जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है वैसे डंके के चोट पर हमने जो है ईश्वर हॉस्टल से लेकर जब पंथ हॉस्टल में डंके के चोट पर बाबा साहब की जब जन्म जयंती मनाते थे तो हम लोग उस ज़माने में लिथन कमीशन, उस समय जो है हम लोग जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जब बात किया करते थे। आज से 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 1980 की बात मैं कर रहा हूँ, 82 की बात कर रहा हूँ। उस समय जो हम बात करते थे, उस समय जो आरबीआई का जो है कि बाबा साहब की प्रेरणा से जो है आरबीआई का इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। उस समय जो है हम लोगों ने देखा कि भाई एक्सचेंज जो है ये करेंसी जो इंडियन करेंसी जो है वो नोट में होना चाहिए कि सिक्के में होना चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा पर हम लोग उस समय बात करते रहे। तो ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत होगा वो बाबा साहब की प्रेरणा तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी है कि हमारे पिताजी ही 1952 में जो है शॉपकीपर हो गए थे और उस समय जो है उन्होंने जो हम लोग को प्रेरणा दी, वो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी दी, तो हम लोग कभी लौट के नहीं देखा, हम लोग उसी रास्ते पर चलते रहे। और समाज की प्रेरणा, समाज सेवा की प्रेरणा तो पिताजी ने हम लोग के, हमारे पापा ने तो हम लोग के ब्लड में डाला हुआ है, इंजेक्शन जैसा लगाया हुआ है। तो उस ज़माने में हम लोग पुलिस से लड़ जाते थे, उस ज़माने में जो है हम लोग जो है अधिकारियों से लड़ जाते थे जब 7th 8th में पढ़ते थे। जैसे चीनी का ज़माना स्मगलिंग, वो ब्लैक मार्केटिंग होता था, हमने जाकर कालट पकड़ी, ये जो है तुम सरकारी गले की दुकान पे तो नंबर 2 का कैसे बेच रहा था, भाई तुम कौन होते, क्या है? मैं बोला कि फलाने का लड़का है, बहुत झगड़ालू आदमी है। तो डर के मारे रोक दिया। तो हम लोग को देखता था कि इधर लड़के आते नहीं रहे, तो स्मगलिंग नहीं करता था, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करता था उस समय हम लोग। तो ये तो है अपने स्वभाव में है। बचपन से ही अपने अधिकार के प्रति जागृति रखना और उन अधिकारों को हासिल करना। और आपने एक जनरेशन गैप भी आप देखी होगी, 40 साल से आप इसमें जुटे हुए। बिल्कुल। एक जनरेशन आगे बढ़ गई, नई जनरेशन आई है, क्या बदलाव देखते हैं आप इन दोनों जनरेशन में? ये है कि देखिए सही बात करना पर हमने देखा है कि इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगा दो तो असर करता है। ये नहीं पता चलता कि इंजेक्शन कब ने, सबसे पहले किसने लगाया था, मुझे किसने लगाया मुझे भी पता नहीं है, लेकिन वो असर करता है। आज से 30 साल पहले मैंने स्टेटमेंट दी थी कि संत रविदास जो है ये भक्त रविदास नहीं है, कबीर जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक नहीं है, एक क्रांतिदर्शी चेतना के वाहक लोग हुआ करते थे। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ा करते थे। जो भारत में गंदगी आई है उस गंदगी को साफ करना चाहते थे। और अखंड मानवीयता के जो उद्घोष करने वाले इस देश में पैदा होने वाले महापुरुषों में सबसे ऊपर जो है महापुरुष जो होंगे भगवान बुद्ध के बाद, तो संत रविदास और संत कबीर। इन लोगों ने समाजवादी चेतना वो दी थी जब कार्ल मार्क्स को जो है 400 साल के बाद होता है। सबसे पहले जो है संत रविदास ने बोला था कि चाहूँ ऐसा राज जहाँ सभी को मिले अन्न, सगरे मानुष, सभी मनुष्य सगरे मानुष सम रहे रविदास प्रसन्न। इससे बड़ी समाजवादी चेतना का वाहक समाजवादिता जो है पैदा करने वाले इस धराधाम पर विश्व में कौन पैदा हुआ है? उसी के 33 साल के बाद जब संत कबीर पैदा होते हैं, वो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कहते व्यवस्था का मालिक साईं तुम मुझे इतना दो कि मैं, मेरा परिवार भूखा ना रहे, कोई सज्जन पुरुष अच्छा आदमी आए तो वो भी भूखा ना जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे बड़ी समाजवादी चेतना, समाजवादी सोच जो है किसके पास है? संत रविदास ने बोला था कि
चाहूँ ऐसा राज जो बेगम पूरा हो, जहाँ कोई गम न हो। उसी को लोगों ने चुरा के, जैसे तुलसीदास ने राम राज कर दिया था, उसी वही कॉन्सेप्ट ही वहीं से चुराया था। बिल्कुल, ये तो रिसर्च की बात बताता हूँ कि बेगमपुरा का कहानी जो है ये पूरा बताया था संत रैदास ने। तो ये समाजवादी चेतना के वाहक लोग, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले जो है, संत रविदास के बाद जो कबीर ने क्यों बोला कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और सिर्फ ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम वेद पुराण ये वो कथा जो कुछ भी इतनी किताबें पढ़ते हो उससे पंडित नहीं हो सकते, और सिर्फ ढाई आखर प्रेम का प्रेम पढ़ लो। मतलब ये प्रमाणित करता है कि मध्य युग में भारत में प्रेम की धारा नहीं बह रही थी, बल्कि लोगों में अछूतपन बढ़ रहा था, अमनुष्यता बढ़ रही थी, मानवता विरोधी प्रपंच बढ़ रहे थे, उसको उन्होंने खंडन किया। मतलब संतों ने व्यवस्था परिवर्तन और जो अंधविश्वास थे, पाखंड थे, धूर्तता थी, वितंडावाद था, जो प्रपंच था, उसका जो है उन्होंने एक तरह से जो खुलेआम विरोध किया। तो ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग जो है, व्यवस्था के विरुद्ध जो है, खासकर गंदी व्यवस्था के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाले लोग, ये क्रांतिदर्शी चेतना के वाहक संत हुआ करते, इसलिए इनको मैं संत कहता हूँ, भक्त नहीं। लोगों ने उनका जब प्रतिक्रांति करके उनको भक्त बना दिया, निर्गुण ब्रह्म के। वो कहते हैं कि मेरा राम दशरथ का सुत नहीं, ये कहते हैं कि तो भक्त हैं, तो झूठ है। तो हम लोगों ने ये विचारधाराएं जो बहुत पहले दी हैं, अब किताबें लिखना शुरू किया है। 30 साल पहले हम लोगों ने रिसर्च करके बहुत सारे बातें ढूंढ के बताते थे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई 1857 नहीं बल्कि 1779 में शुरू हो गया था, जब बिहार के आदिवासियों ने तमाड़ गांव के, सिंहभूम के तमाड़ गांव के आदिवासियों ने बोल दिया था कि हम तो वी आर द सोवरेन स्टेट। 1757 में अंग्रेजों के कब्जे में भारत का कुछ टुकड़ा आता है। 1775 तक जाते जाते जो है उनका जो 3-4 स्टेट जो है इनके पास कब्जा, उड़ीसा, बिहार, आधा उधर ले लिया, इधर तो थे ही, उधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उधर जो है मद्रास, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन इनके पास ज़्यादा। उस ज़माने में जो है आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया, इनके खिलाफ जंग छेड़ दी कि हम तो यहाँ के ऐब ओरिजिनल मालिक हैं, तुम कहाँ से, तुम विदेशी हो। उनका नाम दिया था फिरंगी, बाहरी एलिमेंट हो। और अपने की स्वतंत्रता की घोषणा जो है 1779 में जो तमाड़ में जो आदिवासियों ने कर दिया। तो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो लोग कहते हैं 1857, मैं तो कहता हूँ 1779। मैं तो 110 साल 120 साल पहले ही हमारे पुरखों ने जब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू कर दी थी। ये जानकारी कहाँ है लोगों को? और मैंने अपने सैकड़ों स्पीचेज में बात बताई, उसके बाद लोगों ने रिसर्च शुरू किया है, उसके बाद जो किताबें लिखना शुरू किया है, उसके बाद इस पर सोचना भी शुरू किया है, उसके बाद सोचना शुरू किया। जैसे अभी अब सोचना शुरू किया है। आज 6 साल पहले मैंने बोला था कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन उस जन्म कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 जनवरी को हुआ था, उसको संविधान दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता। ये पिछले 6 साल से 8 साल से मेरे स्पीचेस कोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब जो है अभी बहुत ही खुशी की बात है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भाई हम जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इंजेक्शन लगाया जाता है, असर होता है। संतों की इस क्रांतिदर्शी चेतना के वाहक आज की युवा पीढ़ी में आप नजर आते हैं? ये डिपेंड करता है कि सही बात को सही मौके पर सही परफेक्ट में बताया गया है कि नहीं बताया गया। ठीक है, यदि हम सही बात बताएंगे तो बच्चों में वो बात आएगी, सही जानकारी नहीं होगी तो बच्चे भ्रमित रहेंगे। सही जानकारी देने से आदमी की मेधा जिसे कहते हैं, इंटेलिजेंस जो है वो प्रदीप्त होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था ना, अप दीपो भव, स्वयं प्रकाशित हो जाओ। स्वयं प्रकाशित का मतलब तो है नहीं कि जो यहाँ जो है वो लालटेन वो ट्यूबलाइट जला दो या कोई अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी जला दो। अब तो दीपो मीन्स स्वयं प्रकाशित, मीन्स बातों को एनालाइज करो, विवेकशील हो जाओ और देखो, उसके बाद निर्णय करो कि गलत है सही है। तो ये निर्णय बोध जो है और निर्णय करने की क्षमता ये तभी आएगी ना जब हम बात को समझेंगे, जानकारी रखेंगे। उसी के बाद दूसरा स्टेप होता है प्रज्ञा। ये प्रज्ञा आएगा ही तब जब आप में इंट्यूशन, अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूशन। और एक और बात, लैटरल थिंकिंग, बात को बाद में सोचो, एनालाइज करो, विश्लेषण करो। तो ये लैटरल थिंकिंग जो है जब तक हमारे लोगों में नहीं आएगा हम ऊपर जा ही नहीं सकते उस लेवल पे। तो आज की युवा पीढ़ी है या आज की आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसको सही जानकारी देना भी बहुत। कभी मैंने एक स्पीच दी थी,
वो बड़ा कोट हो रहा है, महाराष्ट्र में भी आपके और गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में भी कोट हो रहा है कि कभी कभी हमारे लोगों के पास जानकारी बहुत हो गई है और कभी कभी उनके स्पीच से, बातों से लगता है कि इनकी जानकारी बहुत है। लेकिन मैं हमेशा मजाक में या व्यंग में कह लीजिए बोला करता हूँ कि जानकारी तो बहुत हो गई है, समझदारी कम है। तो जानकारी के साथ साथ जो समझदारी भी रखना ज़रूरी है कि किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी ऐतिहासिक ज़रूरत है, कौन सी वाणिज्यिक ज़रूरत है, कौन सी सामाजिक ज़रूरत है, कहाँ प्रशासनिक ज़रूरत है, कहाँ आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपकी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, कैसे अपना काम अच्छी तरह से करवाना चाहिए, कैसे समाज का भला होना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में, जो एडवर्स परिस्थितियों में भी जो समाज के झंडे को कैसे बुलंद रखना है, कैसे देश के निर्माण में जो अपना सहयोग देना है, कैसे भारत में वास्तविक राष्ट्रवाद को लागू करना है, फर्जी राष्ट्रवाद के विरुद्ध। ये भाषणबाज, नारेबाज, देश को बेचने वाले लोग राष्ट्रभक्ति का नारा जिंदाबाद करते रहते हैं, इसको नंगा करना बहुत ज़रूरी है कि फर्जी राष्ट्रवाद की जगह जो वास्तविक राष्ट्रवाद, जो भारत की मूल चेतना को, भारत के संविधान की मूल भावना को, भारत के मूल निवासियों को, भारत के गरीबों के, भारत के निर्माताओं को जो है उनकी चिंता करे, उनके प्रति वफादारी पेश करे। जो पेश नहीं करता भारत के प्रति वफादार नहीं हो सकता, और जब भारत के प्रति वफादार नहीं हो सकता उसको गद्दार करने में मुझे कोई झिझक नहीं है। ये डंके के चोट पर जो मैं कह रहा हूँ, और ये मजाक नहीं है, गाली नहीं है। भीतर का जो है आग है, वो आग क्यों लगी है? क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते हैं। दलित बस्तियों में हमने देखी, हमने झुग्गी झोपड़ियों में देखा, हमने वो देखा कि माँ जो इधर खाना खा रही है, बच्चा वहाँ लैट्रिन किया हुआ, क्योंकि वो नाली बगल से ही है, दूसरे के लैट्रिन में बह रहा है, वहाँ खाना खाते मैंने बॉम्बे में देखा, दुनिया के तो बात छोड़ दो। दिल्ली में जो आप दिल्ली के थोड़ा सा बाहर चले जाए, मंगलपुरी में, वहाँ जब आपको जहांगीरपुरी साइड में आपको पता चलेगा दिल्ली कहाँ है। कलकत्ता में आप जाइएगा तब आपको पता चलेगा जो लड़कियाँ जब 300 रुपये पर कैसे जो अपनी बेटियों को बेचते हैं, 400 रुपये में, 500 रुपये में जो लड़कियाँ कैसे बेचते हैं। आप स्टडी करें, समाज में जाएँ तब पता चलता है देश कहाँ है, हम कहाँ बात कर रहे हैं। बदलाव या परिवर्तन का आखिरी पड़ाव क्या हो सकता है? या बौद्धिक क्रांति। बाबा साहब ने खूनी क्रांति को स्वीकृति नहीं दी थी, बौद्धिक क्रांति को दिया था। इसलिए हमारा आपका उद्देश्य होता है कि भारत में बौद्धिक क्रांति होनी चाहिए, और बौद्धिक क्रांति का एक ही रास्ता है जो आपका मीडिया है, माध्यम है, कि लोगों को सही जानकारी दें। सही जानकारी अपने आप में क्रांति है, क्योंकि जो है क्रांति को दबाने वाले लोग हमेशा भ्रम का, माया का, प्रपंच का, झूठ का, फरेब का, धूर्तता का, पाखंड का, प्रपंच का, वितंडावाद का सहारा लेते हैं। सीधी बात है, उसको नंगा करके साफ साफ सही बात बता देना। और मोटी मोटी बात कि भारत के संविधान में जो है, जब सामाजिक एकता की बात है, न्याय की बात है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, बंधुत्वता की बात है, समानता की बात है, मौलिक बात को सही ढंग से में कहने की बात है, तो इसमें कहीं कोई बात ही नहीं रह जाती। यही ठीक से लागू हो जाए तो भारत का विकास तो विकास होना ही है। विकास का मतलब जो बिल्डिंग बनाना और फैक्ट्री बनाना विकास थोड़े होता है। व्यक्तित्व का विकास कौन करेगा? लोगों में सिविक सेंस कौन टू डेवलप? एक जगह इतना आसमान पर चल रहा है, दूसरे ज़मीन पर आ रहा है। एक बिहार हो जा रहा है, दूसरा महाराष्ट्र हो जा रहा है। एक जो उड़ीसा का जो है, वहाँ जो है आदिवासी हैं, चाहे ये समुद्र के किनारे मछुआरे हैं, उनकी ज़िंदगी देख लो, एक दूसरे की ज़िंदगी, ये कैसे रहेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता के लिए या स्वतंत्रता के लिए संविधान से लेकर व्यक्ति की अंतर्यामी प्रार्थना तक अपने काफी सटीक और मौलिक विचार, काफी प्रतिबद्धता के साथ आयुष्मान सुबचन राम साहब ने अपने परिवर्तनाची जिम्मेदारी सदर करके, इसके लिए मैं उनको काफी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।